क्या बिहार में बनी रहेगी एनडीए की एकजुटता? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता युवा चेहरा हैं अरविंद निषाद, शिरोमणि अकाली दल पुराना घटक था, छोड़ दिया साथ, उनके महेश इंदर सिंह ग्रेवाल मेरे साथ हैं। एलजेपी, उनकी कहानी मैंने थोड़ी बयां की है, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आरपी सिंह, अब ये एक एक करके आपके पुराने सहयोगी आपको छोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, राजनीति में कभी कोई सहयोगी जाता है और फिर सहयोगी वापस भी आता है। ये राजनीति है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के गठबंधन बनाने पड़ते हैं और तोड़ने पड़ते हैं। परंतु एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, आज भी हमारे 12 प्रदेशों में लगभग 16-17 गठबंधन हैं। वो गोवा से लेकर, हरियाणा से लेकर, यूपी से लेकर, बिहार से लेकर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मतलब मैं एक लंबी फेल लिस्ट है, वहां पे भी गठबंधन है। तो ये कहना कि हमारे घटक टूट रहे हैं, जा रहे हैं, ये राजनीति है। अब किसी दल को अपना नीचे जमीन बचाने के लिए, किसी दल को अपनी सत्ता में अपना आने के लिए, नहीं, बड़े घटकों में, पुराने घटकों में आप तो आरपी सिंह गवा रहे हैं। 1998 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये एनडीए बना, उनमें से कितने बचे हैं आपके पास? मैं तो 70 के गठबंधन का भी गवाह हूं और मुझे इमरजेंसी का भी गवाह हूं। जब हमारा 67 से राजनीति फॉलो करता हूँ। हाँ। छोटा सा बच्चा था तब से राजनीति फॉलो करता हूँ और खुद पार्टिसिपेट करता रहा हूँ 76 के बाद। तो विषय समझिए जी, अभी भी मैंने कहा ना आपको, खूब सारे गठबंधन, मैंने आपको हर प्रदेश बोलो, मैं एक एक गठबंधन का नाम बनाता गिनाना शुरू करता हूँ आपको। तो अगर आज अकाली दल को लगता है कि वहां पर किन्हीं कारणों से उनको गठबंधन नहीं चला सकते, वो तो उनका सोचने की बात है। अब हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप गठबंधन में रहो। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं ना सहयोगियों की, उनकी पीड़ा, उनका दर्द यही तो है। सुखबीर सिंह बादल क्या कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहे। शिवसेना कहती है कि अपने नंबर्स की अकड़ में, ऐंठ में रहती है बीजेपी। यही तो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। मैंने अभी आपको लगभग 15 घटकों के विषय में बताया, क्या वो भी यही कहते हैं कि हम सुन नहीं रहे हैं? नहीं, कौन बड़ा घटक है आपका, बताइए तो। मैं वापस कह रहा हूँ, दो छोटे बड़े की बात नहीं, वही तो बात है। देखिए, अभी भी आप कह देंगे कि हमारे तो 23-24 घटक है एनडीए में। मैं जीके टेस्ट लेता नहीं हूँ आजकल। ये एक शगल हो गया है टीवी पे कि जी नाम गिनवा दीजिए। आप नहीं गिनवा पाएंगे। आप एलजेपी आरपीआई से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आरपी सिंह। जी बोलिए, सवाल बोलिए अपना आप। नहीं, मैंने बोल दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आपके एलजेपी आरपीआई के अलावा बड़े घटक कौन रह गया है एनडीए में, केंद्र में? नहीं, बात बड़े छोटे की बात नहीं है। सहयोगी तो सहयोगी है, वो जिस प्रकार का जैसा प्रदेश है उसके अनुसार वो गिनती है। ये नहीं है, अभी अकाली दल के भी 2 ही एमपी थे लोकसभा में, ऐसा नहीं है। तो एक समय 9 और 10 भी रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बड़ा छोटे की बात नहीं है। और जहां तक आप उसको शिवसेना से जोड़ रहे हैं, शिवसेना का कारण आपको पता है कि सत्ता में रहने के लिए उन्होंने अपोजिट अलायंस के साथ भागीदारी की और इस बिल के अंदर उन्होंने समर्थन लिया है। तो ये कहना कि कहां कौन कैसे करेगा, अब इस बिल के अंदर तो वो नहीं, शिवसेना पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आपकी तरफ भी लगता है कि आपने घटकों का इस्तेमाल किया। अब आप इतने ताकतवर हो गए तो घटकों की जरूरत नहीं। गठबंधन दौर खत्म हो रहा है क्या? गठबंधन दौर खत्म नहीं हो रहा। इस देश में गठबंधन दौर खत्म हो नहीं सकता। कोई जितना व्यापक है देश और जितना फेडरल सिस्टम है, उसमें गठबंधन दौर खत्म नहीं होगा, रहेगा। परंतु जो मैंने कहा ना कि जिसकी जैसे जरूरत होगी वैसा वो करेगा। आज अकाली दल को लगता है कि उनको वहां पर एक मुद्दे को लेकर आगे जाना है। वो मैं उस विषय में अभी आप डिबेट चलेगी, आपको जानकारी दे दूंगा कैसे क्या है। मतलब एक मुद्दे को लेकर आगे जाना है, जनता के बीच में जाने के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए, वो मुद्दे को लेकर आगे जाना चाहते हैं। हम उसी मुद्दे को दूसरा पक्ष जनता के सामने लेकर जाएंगे। हम उसी मुद्दे का जो हमारा पक्ष है हम किसानों तक लेकर जाएंगे।
वो एक अपना पक्ष अपना किसानों तक रखना चाहते हैं। ठीक है, उनको अपना अधिकार, हमें अपना अधिकार है। गठबंधन में ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अपने ही सहयोगियों की बात नहीं सुन रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं। नहीं, सहयोगी की बात सुनने की बात नहीं। हम जब वो अगर आप किसान बिल की बात करते हैं, जब वो बिल आया, जब उसका ऑर्डिनेंस आया, तब भी तो बातचीत हुई ना। ये नहीं हुआ कि तब बातचीत नहीं हुई। सुखबीर बादल कह रहे हैं बातचीत हुई नहीं, हम कहते रह गए, हमारी सुनी नहीं गई। मैं अभी आपको वापस कह रहा हूँ, वो किसानों को लेकर भी आए, बातचीत भी करी, वो लेकर भी गए। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये बात थोड़ी देर पहले कह दी होती तो सब ठीक हो गया होता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी लगा, एक इशू है कि एमएसपी सरकार रखेगी नहीं रखेगी, मंडियां रहेंगी नहीं रहेंगी। सरकार लगातार कह रही है एमएसपी रहेगी, एमएसपी से खरीद भी रहेगी और खरीद आगे से बढ़ेगी। एमएसपी बढ़ाई गई, अभी हाल में बढ़ाई गई। नहीं, देखिए आरपी सिंह, आप इतने पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, आप समझा रहे हैं, आप अपने घटकों को नहीं समझा पाए, वो किसानों को कैसे समझा पाएंगे आप? मेरा सवाल ये है, घटकों को ही नहीं समझा पाए आप। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस सवाल का मैं जवाब चाहूंगा। ऑडियो में दिक्कत आई है, तकनीकी दिक्कत है आरपी सिंह, मैं अभी उसे दुरुस्त कराता हूं। लेकिन जो ये किसानों की बात हो रही है, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या किया है? आखिर किसान मजदूर की जीत हुई, काले कानूनों के समर्थक अकाली दल को एनडीए छोड़ मोदी सरकार से रिश्ता तोड़ना पड़ा, किसान मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। अब झुकना पड़ा आप कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, लेकिन जो ये सहयोगी एनडीए छोड़ भी रहे हैं, ये कोई आपके सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए संदीप जी, आज के तारीख में जिसको भी देश से प्यार है, इस देश के किसान, नौजवान, कारोबारी, व्यापारी प्यार है, वो इस सरकार से उब चुका है और इस सरकार का जो बोझ है अपने ऊपर लेने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। ये जो एनडीए है, ये इसका नाम आज हो गया नेशनल डिजास्टर अलायंस। जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में पिछले 6 वर्षों में, आप हर फील्ड में देख लीजिए, अभी सिर्फ डोमेस्टिक ही देखिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो हमारी भारत की जो कारपोरेट्स की ये पीएसयूज की संपदाएं हो, उन सब के क्या हाल है, सब पूरे हालात में पहुंचा दिए। की बात कीजिए, तो ये एनडीए को नेशनल डिजास्टर अलायंस कर दिया। यूपीए क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड प्रोग्रेसिव अलायंस या पुअर अलायंस। आपके साथ कोई नहीं आता ना। यूपीए की हालत क्या है? विपक्ष की हालत क्या है? विपक्ष एकजुट है किसी बात पर? सब एकदम विपक्ष एकजुट है और मुद्दे के हिसाब से मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज एनडीए के अलायंस क्यों बाहर हो रहा है? क्योंकि वो मोदी जी के जो पाप हैं, जो इस देश की जनता भुगत रही है, वो ढो पाने में सहमत नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए अलग हो रही है। आज बीजेपी के लोग भी मलाल करके बीजेपी जिस अहम बिल को कानून बनाने की कोशिश करती है, ये तो किसान बिल में भी शिवसेना, खबर तो ये है शिवसेना भी, एनसीपी भी सपोर्ट कर देती मोदी सरकार का। 370 पर शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया क्या? आप ही की पार्टी के सांसद युवा से लेकर वरिष्ठ खड़े हो गए थे कि सरकार ठीक कर रही है। आप कह रहे हैं कि एनडीए बिखर रहा है, यूपीए कौन सा कंसोलिडेट हो रहा है? जनाब सुनिए, यहाँ कॉन्सोलिडेट होने की बात नहीं है, बात है कि देश कहां जा रहा है और देश जहां मोदी जी ले जा रहे हैं उनके साथ कौन खड़ा है। आज राष्ट्र ये देख रहा है कि जिस बर्बादी के रास्ते मोदी जी इस देश को ले जा रहे हैं, उनकी उस बर्बादी में कौन साथ दे रहा है, और उस तोहमत से बचने के लिए लोग अलग हो रहे हैं। आपके पास तो नहीं जा रहे ना, आपके साथ नहीं जा रहे। हम फिर आप आगे, हम अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम देश की बात कर रहे हैं। हाँ। जो आज मोदी जी से या देश से जो लोग उम्मीद करते हैं, क्या मोदी जी उस उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं? जितना कर्जा 67 साल में इस देश ने नहीं लिया, मोदी जी ने 6 सालों में लिया। जितना कर्जा इस देश ने 67 सालों में कारपोरेट का माफ नहीं किया, उतना कर्जा मोदी जी ने माफ कर दिया 6 सालों में। और वो टेलीफोन बैंकिंग के जरिए जो पैसे दिए जा रहे थे, जो एनपीए बढ़ा दिए, वो किसने किया था? जनाब सुनिए,
बोलने नहीं देते ना आप, दो मुद्दे भी नहीं मुझे धारा रखने देते। प्रवाह, आप अपनी देखिए, बात कहें, आपको नहीं, हम आईना हर बार दिखाया में जाए तो डिस्टर्ब परेशानी करते होती हैं। है। हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हाँ। हम तथ्य रखते हैं, हम सब बात सुनने को तैयार हैं। जो सरकार, जो व्यवस्था इस देश में आज के तारीख में चल रही है, वो सारी की सारी इस देश के लोगों पे बोझ बनी हुई है, और इसका एहसास हर किसी को है। 34-35 लाख करोड़ का हमारा जो इस साल का एनुअल बजट जो पार्लियामेंट में रखा गया था, हाँ, 30 लाख करोड़। वो आज किस हालात पे आ गया? हाँ। वो 10 लाख करोड़ रुपए कम हो रहे हैं। तो जो 10 लाख करोड़ कम हो रहे हैं तो कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा है, कारोबार ही नहीं हो रहा है, तो वो संकट काल है, संक्रमण काल है, कोरोना काल है। तो जो भी हम सिर्फ क्या, उसके पहले कोरोना काल के पहले इकोनॉमी ठीक थी? बुरी हालत तो तभी कर दी थी उन्होंने। पिछले 70 वर्षों में सबसे बुरी हालत में इकोनॉमी तो तभी कर दी थी। 1.5-2% पे आ गई थी जीडीपी। रोजगार 45 वर्षों के सबसे बुरी स्थिति में था। कारोबार व्यापार की हालत आप देख ही चुके थे। 10 लाख करोड़ रुपया पर एनम मोदी जी कर्ज लेते हैं। ठीक है, सोचिए, और अभी हम गठबंधनों की बात कर रहे हैं। महेश इंदर सिंह ग्रेवाल स्क्रीन पर। महेश ग्रेवाल, अभी आरपी सिंह ने, सरदार आरपी सिंह ने कहा कि देखिए घटक आते हैं जाते हैं, अभी गए हैं, वापस भी आ जाएंगे। अब वापस आ जाएंगे एनडीए में। श्रोमणी अकाली दल वो जमात है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं जा रहा था 1996 में, इनकी 172 सीटें आई थी और इनके साथ केवल और केवल शिवसेना थी, और ये निश्चित था कि ये सरकार ना बना सकेंगे, ना वो सरकार बच पाएगी। हम उस टाइम 1996 में बीएसपी के साथ पंजाब में अलायंस में इलेक्शन लड़े थे पार्लियामेंट की। 9 सीटें हमारी आई थी, 3 बीएसपी की आई थी, 1 कांग्रेस की आई थी। इसके बावजूद हमने नेशनल इंटरेस्ट, कम्युनल हार्मनी के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दी, और वो लूज कर गए वोट कॉन्फिडेंस में, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। परंतु उसका लाभ क्या होया भारतीय जनता पार्टी को, जब देश ने देखा कि एक मिनॉरिटी और इम्पोर्टेंट मिनॉरिटी जो सिख है वो वाजपेयी जी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब 1998 में 99 में इलेक्शन हुई तो वाजपेयी साहब की सरकार बनी और पूरे 5 साल चली। जो गठबंधन का धर्म होता है वो वाजपेयी साहब ने निभाया। सरदार प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी साहब ने मिलकर गठबंधन बनाया। और मैं संदीप जी एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब में जनसंघ का कोई नाम नहीं लेता था, पहली दफा 67 में श्रोमणी अकाली दल को मिली 26 सीटें। उस टाइम पंजाब असेंबली की स्ट्रेंथ थी 104, और हमने बीजेपी को उस टाइम जनसंघ कहते थे। पहली बार थी कि अकाली दल ने जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट्स इकट्ठे करके 1960 और 1969 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब में बनाई। देखो, गठबंधन का धर्म तो निभाना पड़ेगा। अगर वो ये समझते हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, आप सीधा कह रहे हैं। नहीं निभाया, बिल्कुल नहीं निभाया। आप किसी कीमत पर वापस नहीं आएंगे, वापस आ जाएंगे क्या? मैं एक बात संदीप जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही हिंदुस्तान की मिनॉरिटी इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करती, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। एक हम थे जो इनके साथ खड़े थे, और जो व्यवहार इन्होंने हमारे साथ किया, हम क्या मांग रहे थे? एक ही मांग। जब हम जिस दिन बिल आना था, हमारा एक डेलीगेशन सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में नड्डा साहब को मिला, हमने एक ही बात कही कि आप जिस बिल को जिनके फायदे के लिए कह रहे हैं, वो लोग इसका फायदा नहीं मान रहे। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि ये बिल को पेश करने से पहले इसको डेफर कर दीजिए, उन लोगों को मिलिए, उनको तसल्ली कराइए कि आपके फायदे के लिए है। नहीं, ये बातें तो आपने कही, लेकिन आपने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है और आगे की चुनौती की ओर इशारा किया है बीजेपी के लिए। आरपी सिंह, महेश ग्रेवाल कह रहे हैं कि अकलियत में, माइनॉरिटीज में पहले ही एक डर पैदा हो गया था बीजेपी को लेकर। वो मुसलमानों और ईसाइयों की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं एक और बड़ी माइनॉरिटी सिख भी अब बीजेपी से अलग हो जाएंगे, बीजेपी से वो परेशान है कि नुकसान होगा बीजेपी को। ये महेश ग्रेवाल कह रहे हैं। महेश ग्रेवाल मेरे बड़े अच्छे पुराने
मित्रों में से हैं, हमारे बड़े पुराने साथियों में से हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वो ये समझे कि ये विषय से संबंधित है, इसको कौम के साथ, इसको माइनॉरिटी, एक विषय है किसानों का, आपका एक पक्ष है, हमारा एक पक्ष है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके इस पक्ष में कि एमएसपी रहेगा, कह चुके कि मंडियां रहेंगी, एमएसपी बढ़ भी रहा है। और ये भी कहा कि अगर आपको नहीं लगता मत देखिए ना। नहीं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं माइनॉरिटीज छिटक जाएंगी, माइनॉरिटीज के मन में डर है। मैं वही वापस आ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उनको, मैं कह रहा हूँ कि उनको ये अच्छा नहीं शोभा नहीं देता है। वो किसानों के विषय को अपने राजनीतिक विषय को धार्मिक विषय के साथ जोड़कर या देश की अखंडता के ऊपर खतरा बनाकर मत जोड़ें। और 6 साल पहले के और लगभग 1 साल नहीं, वो आप भी जोड़ते आए हैं। ये बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद की राजनीति भी हो जाएगी। सवाल मेरा ये है, आप ही के पुराने घटक ने ये बिल्कुल ये खतरा रेज किया है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगी। और मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिखों के बारे में सिर्फ अकाली सोचते हैं। सिखों के बारे में जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और सोचा, शायद उतना 70 साल में कभी किसी ने नहीं किया। आज ये जो लांगा खोला है करतारपुर का, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खोला। आज जो सज्जन कुमार जेल के पीछे है, वो इसी एनडीए सरकार के रहते हुए सज्जन कुमार जेल के पीछे, जिसकी 84 की जो सजा होनी चाहिए, 84 का जो इंसाफ मिलना चाहिए था। आज जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी की वाणी दुनिया भर में प्रसारित की जा रही है, दुनिया की हर भाषा में प्रसारित की जा रही है, वो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये नहीं, पर वो कंसर्न रेज कर रहे हैं मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स फिर बढ़ने लगेगी। लेकिन आप जब ये कहते हैं ना महेश इंदर, तो आप ये भूल जाते हैं दरअसल दिक्कत कहां से हुई। आप 15 सीटों पर सिमटे हुए हैं, आपकी राजनीतिक वक़्त पर ही खतरा मंडराने लगा था। ये राजनीतिक फैसला है, आप हो सकता है वापस भी आ जाएं। अभी आपको अपनी जमीन बचानी थी, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। संदीप जी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं बात। हम राजनीति नहीं करते, सिद्धांत करते हैं। अगर हम शक्ति के लिए, पावर के लिए होते, तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी, सब पार्टियों के नेशनल लीडर इंक्लूडिंग जनसंघ, सबको रात रात में गिरफ्तार कर लिया था। ये हिस्ट्री है। आपको याद होगा कि श्रोमणी अकाली दल के किसी लीडर को पंजाब में इंदिरा की सरकार ने हाथ नहीं लगाया, और उन्होंने ऑफर दी कि मेरे साथ डील करो, पंजाब में राज आप करो, पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट करो, हम पंजाब की राजनीति में कांग्रेस दखल नहीं देगी। श्रोमणी अकाली दल ने वो इमरजेंसी के बाद 7 जुलाई 1975 को अपनी वर्किंग कमेटी बुला के फैसला किया कि ताकत लेनी है, पावर लेनी है और प्रिंसिपल लेना है। प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। 19 महीने लीडर हमारे आप ऑफर कई अरेस्ट और 19 महीने जेल में रहे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ संदीप जी, पंजाब ने बहुत सफर किया है कांग्रेस के रूल में। पंजाब ने टेररिज्म देखा है, पंजाब ने बॉर्डर स्टेट होने करके पठानकोट एयर फोर्स पर हमला देखा है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले बॉर्डर पर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये सेंटर पंजाब के लिए सीरियस नहीं, ये पंजाब का किसान है जो देश की लड़ाई लड़ा है। आप किसान के चलते अपनी राजनीति भी कर रहे हैं, पर आपने अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा एक सेकेंड दायरा थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अरविंद निषाद को स्क्रीन पर लाइए। ये जो पुराने घटक छोड़ रहे हैं, जेडीयू कंफर्टेबल है अरविंद निषाद, या कुछ दिक्कतें होने लगी हैं कि अरे ये क्या हो रहा है? बीजेपी रिलायबल है भी? अभी तो हम गठबंधन की सरकार की बात कर रहे हैं, अभी सीट तय नहीं हुई है। नीतीश कुमार को चेहरा तो मान रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ खेल ना हो जाए। सब ठीक है, सब चंगा सी पटना में? नहीं, बिल्कुल सब ठीक है पटना में, बिल्कुल सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन पूरे विश्वास पर टिका हुआ गठबंधन है। एलजेपी नहीं है क्या? आगे बढ़ रहे हैं हम, एलजेपी भी है। हम लगातार अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। हम कहीं भी इफ बट में नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उचित व्यवहार करती है, न्यायपूर्ण व्यवहार करती है। नहीं, और न्यायपूर्ण भारतीय व्यवहार जनता करती पार्टी तो के साथ जो भी शिवसेना एलाई क्यों रहता है, छोड़ती, बट अकाली नेचुरल दल क्यों रहता। छोड़ता, पीडीपी के साथ जो हुआ, आपको ये डर तो नहीं है कि अभी सरकार भी बना लेंगे? ये सीटों पर तनातनी जो चल रही है, दरअसल बिहार में बड़ा भाई अब बीजेपी हो गया है, पर आपको बड़ा भाई बनकर भी रहना है। सीट बीजेपी ना ज्यादा जीत ले, ये कुलबुलाहट है कि नहीं है? देखिए, ऐसी कोई कुलबुलाहट नहीं है। पीसफुली तरीके से हम लोग पिछले 1-2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार 1996 से हमारा सफलतम गठबंधन चल रहा है। लेकिन आपकी निगाह कहीं और है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोगों की निगाह कहीं और निगाह रहती क्या है, सामने लेकिन दिखता है ना हमारी अरविंद। निगाह बिहार अब विधानसभा चिराग चुनाव पासवान के जीतने की कांधे है। पर बंदूक रखकर गोलियां चल रही हैं नीतीश कुमार की दिशा में, वो कौन चलवा रहा है वो तो आप भी जानते हैं ना। अभी सीट शेयरिंग मुकम्मल होने से पहले ये पोस्चरिंग क्यों हो रही है, आप राजनीति समझते हैं ना। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जो बाजार में राजनीतिक हलकों में जो खबरें चलती हैं, जो गपशप चलती है, उससे पार्टी और गठबंधन के रिश्ते तय नहीं होते हैं, उससे गठबंधन नहीं चलाया जाता। नहीं, वो होता है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। अरविंद, आप ही के सहयोगी अजय आलोक अभी 4 दिन 5 दिन पहले बैठे थे जब गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दिया, तब मैं और सुकेश दोनों थे स्टूडियो में, और मैंने पूछा था, मैंने कहा था कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये मैंने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया, मैंने कहा अभी देखिए राधा नाचेगी भी, अभी गुप्तेश्वर पांडे आपकी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे कि नहीं, जब होगा तब बात करेंगे। तो जो संकेत मिलते हैं बहुत, उनको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ लेते हैं बहुत से लोग। देखिए, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि भाई, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को आजादी है राजनीति करने की। अगर कोई सरकारी सेवा में है, सेवा से त्यागपत्र देने के बाद कोई भी व्यक्ति आजाद हो जाता है कहीं भी राजनीति करने को, किसी भी दल आप को क्यों ज्वाइन प्रवक्ता बन गए गुप्तेश्वर पांडे के? जी, आज गुप्तेश्वर पांडे आपके प्रवक्ता बने हुए थे, अब आजकल आप भी उनके प्रवक्ता बन गए। क्विड प्रो क्वो हो रहा है ये अरुण जेटली ने इस्तेमाल किया था इसी तरह के काम पर। देखिए, आज देखिए, संदीप भाई विधिवत तरीके से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। नहीं, गुप्तेश्वर पांडे की बात नहीं है, मैं बात कुछ और पूछ रहा था। में भी एक के बाद पे एनडीए का हिस्सा है ना आप, बिहार में एनडीए का हिस्सा है, बाकायदा है, बाकायदा है, चाहे 20 सीट मिले। सीटों की अभी बात नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, बात ही नहीं हुई। मैंने कल भी ये स्टेटमेंट दी थी, अभी फिर दे रहा हूं, कोई बात ही नहीं हुई। 1 तारीख से तो नामांकन शुरू होने वाला है, 3 दिन रह गए। बात होगी, बिल्कुल होगी। नहीं, 20 सीट दे दी तो बने रहेंगे। नहीं, अभी आप जो गठबंधन की बात कर रहे हो ना, हाँ। गठबंधन की अब तो सबसे बड़े एलाई हुआ, तो इसीलिए 6 सांसद हैं। 6 सांसद, हाँ, और रिलायबल है। अच्छा, रिलायबल है, मौसम बिगड़ा नहीं है नहीं, मौसम का सवाल नहीं है। हाँ। देखिए, होता क्या है कि गठबंधन की जो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस, उसमें 2 पार्टियां, एक बड़ी पार्टी है नेचुरली, एक छोटी पार्टी। छोटी पार्टी का धर्म है कि वो अपनी लिमिटेशंस में रह के बात करे। अब मान लो एग्जांपल है, अच्छा, छोटी को अपनी लिमिटेशन रखनी और होगी, इसी तरह बड़ी को भी रखनी होगी। ना, मैं गलत समझ गया था, गलत कि बड़े वाला जो करना चाहे कर ले। नॉट एट ऑल। क्योंकि अलग पार्टी, अलग झंडा, अलग कैडर। अगर आप छोटी पार्टी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाओ, मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है नंबर क्या? 1, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, शिवसेना छोड़ी, शिरोमणि अकाली दल छोड़, आज की तारीख में एआईडीएमके भी बाहर से करता है, या वाईएसआर कांग्रेस भी हिस्सा नहीं है। संदीप जी, मान सम्मान का जहां तक सवाल है, ये बैठे हुए हैं बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब अभी हैं, प्रधानमंत्री जाके उनके पैर छूते हैं। इससे ज्यादा मान सम्मान किसी ने दिया होगा? देखिए, राजनीति अलग है। पैर छूकर बात पर ना सुनो। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं सुने? अब ये तो डिबेट वाला क्वेश्चन ना, कि किसानों का बिल सही है, उनको लग रहा है सही नहीं है, इसमें तो घंटों डिबेट हो रही है। वो अलग चीज है।
देखिए बीजेपी की तारीफ करने में ये बात तक की है कि वो मान सम्मान देने में कहीं तो कोई कम कसर वोट नहीं। में देखिए, चाहे मैं बताऊं, आपको 15-20 सीटें मिले या ठीक है 35-37 जो जनाब, चाह बात रहे तो करने दो, हो बात या तो 20, करने दो। आप 300 रहेंगे एनडीए में। 303 सीटें बीजेपी जीत के आई, उसको हमारी जरूरत थी। मैं अभी बिहार एक की सेकंड, बात कर मेरी रहा एक हूं, सेकंड, बिहार में एनडीए बना मेरी एक रहेगा सेकंड ना। सुन लो, हाँ। 303 सीट के जीत के आई, उन्होंने हमको मंत्री पद भी दिया, बादल साहब को भी मंत्री पद दिया। JDU कोई को जरूरत कहाँ नहीं। दिया? जेडीयू नहीं माना, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। ना लो ना, भैया, जेडीयू 2 भैया, मांग रहा था, भाई, 1 दे रहे थे, बाकी राज्य उनका मंत्री ये बना ऑफिशियल रहे स्टैंड थे। नहीं है, उन्होंने कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ। देखिए जहां तक बिहार का सवाल है, तीनों पार्टियां इंटैक्ट हैं, मान सम्मान इंटैक्ट है, गठबंधन राज्य- इंटैक्ट है। गठबंधन भी इंटैक्ट चाहे है। 15-20 सीटें आपको दी ये जाए। सीटों पे नहीं होगा। नहीं, मैं आगे के लिए अभी 4-5 दिन बाद चलाऊंगा ये मैं भाई। उसका भी, ये मान सम्मान सीटों से भी जुड़ा होता है। हाँ, खाली मान सम्मान पैर छूने का नहीं होता है। अब आ गए बात नहीं पर। नहीं, सुनिए ना, जितनी हमारी सीटों पे विनेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है चुनाव में, अगर हम मान लो आ गए ना बात अरे पर। सुनिए ना, ये जो पॉलिटिक्स है भाई, इसमें मान सम्मान खाली से थोड़ी होगा। अब लेकिन वो बादल साहब का गलत है मामला भाई, वो डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगर उनका राजनीतिक कंपल्शन है तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। आपकी भी कंपल्शन हो नहीं, सकती है ना। हमारी आप कोई सुकेश, compulsion- देखिए सबके हमने व्यूज लिए। बीजेपी से अब मैं पहले सवाल से 2-3 सवाल आपसे करने वाला हूं। बीजेपी से घटक क्यों छिटक रहे? देखिए, इसके पहले कि इस पे टिप्पणी करूं, जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको याद करा देता हूं। अभी चूंकि जेडीयू और बीजेपी को अपनी अपनी सीटों को सब कुछ तय करना है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं याद करा दूं, स्टेटमेंट था, नोशनल पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, संख्या बल के आधार पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एनडीए में सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो नोशनल पार्टिसिपेशन था और जेडीयू नोशनल पार्टिसिपेशन नहीं चाहता। दिखावे के लिए नहीं हम वहां पर। अब उस समय 2019 था, उस वक्त चुनाव नहीं था। अभी चुनाव है तो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। चुनाव के बाद जिस तरफ आपने हिंट किया है उसकी चर्चा होने लगी है, उसकी चर्चा होगी भी। आपने कहा क्यों छिटक रही हैं पार्टियां, अब उस पर आता हूं। देखिए, हर पार्टी का 2 धर्म है, अपनी जमीन का विस्तार करना और अपनी जमीन को बचाना भी। कोई विस्तार करेगा तो कोई अपनी जमीन बचाएगा भी। और जब जब ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब जब सेंटर में कोई एब्सोल्यूट पावर वाला दल आया है, तब तक रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल पार्टियां वो हाशिए पे चली गई हैं। 282 भी बहुमत था, 303 एक बड़ा बहुमत है। मंत्री पद बांटे गए, लेकिन मंत्री पद अपने हिसाब से बांटे गए। हाँ, पहले एक भी घटक पहले को- रामविलास पासवान, हाँ। अगर ये 225 होती तो वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर नहीं होते, वो कोई और मंत्री होते। फिर जेडीयू सत्ता के बाहर नहीं, मतलब सरकार के बाहर नहीं होती, वो एनडीए के पार्टनर हैं। आपने कहा एनडीए के पार्टनर नहीं, एनडीए के पार्टनर हैं वो 7 चुनाव लड़े, 17 सीटों पे लड़े, 16 सीटें उन्होंने जीती, तो वो एनडीए के मैंने पार्टनर हैं। जानबूझकर कहा एनडीए केंद्र में नहीं है ना, सरकार क्योंकि में नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं सरकार में पार्टनर नहीं है। हाँ। तो उस समय उनके क्लेम को सुना नहीं गया। किसान बिल पर भी तो बोल दिया ना केसी त्यागी ने कि नहीं इसके अंदर आफ्टर थॉट था। हाँ, वो आफ्टर थॉट है, थॉट भी आया ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो कि उस धड़े एमएसपी से- को गारंटी कर दो। उस धड़े से अलग नहीं होना चाहते हैं हाँ, नीतीश तो कुमार। उस पोजीशनिंग धड़े से- करनी शुरू कर तो दी ना। पोजीशनिंग करनी हर तरफ से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ। और अभी चूंकि शायद वो ज्यादा आ पोजीशनिंग रहा हूं मैं करते, अखिलेश बाबू, अभी आ रहा हूं। वो ज्यादा पोजीशनिंग करते, लेकिन चूंकि अभी सीटों का बंटवारा है, वहां चुनाव है, इसलिए वो एस्केलेट करना चाहते नहीं है। आपने पूछा, एक चीज और जोड़ देता हूं, काउ बेल्ट की पार्टी थी बीजेपी, अब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को अगर छोड़ दें तो वहां बीजेपी ने अपने पांव पसार लिए हैं। और बीजेपी की हमेशा से ये सोच रही थी कि एक पैन इंडिया पार्टी बननी है। और बीजेपी की जो तो घटकों की अब जरूरत RSS नहीं है बीजेपी को, नहीं। बैसाखियों की जरूरत नहीं है। नोशनल हाँ, नोशनल है, क्योंकि उनको तो लगता है उनका- कि हर तरफ से जब लोग सेंटर में होंगे तो हम रीजनल एस्पिरेशन की बात कर सकेंगे, हम सभी पार्टियों को साथ लेकर रीजनल एस्पिरेशन की बात कर सकेंगे, धीरे धीरे अपना हम बड़ा दिल भी गठबंधन दिखा धर्म पाएंगे। खत्म हो रहा है क्या वो युग?
धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं, ये इशारे वो मिल रहे हैं जब क्या? जब कोई एब्सोल्यूट पावर वाली पार्टी जो बहुत ही मजबूत होगी, कांग्रेस भी गठबंधन धर्म तब निभा रही थी जब वो स्ट्रांग थी, जब वो स्ट्रांग नहीं थी, हाँ, वीक थी, हाँ। 140 41 42 वाली पार्टी थी, 206 वाली पार्टी थी, तो उसको लेफ्ट की भी सुननी पड़ती थी, वो सरकार के बाहर थे, लेकिन वो एक मॉरल फोर्स थे जो उस 2004 से 9 में जो एक मॉरल फोर्स काम करता था वो लेफ्ट का काम करता था। अगर ये सरकार भी 272 के नीचे होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन चूंकि वो 303 है इसलिए कई बार वो बेलगाम की तरह दिखेंगे आपको। और तो मुझे राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है क्या? अभी तक देखिए पिछले 20 सालों से मैं कहूं, वो दो यूपीए चलिए 2004 में आया, 16 साल भी कह दीजिए, तो एनडीए बनाम यूपीए था, अब वो बदल रहा है। आप कह सकते हैं। और चूंकि बीजेपी भी बदल गई है, मैं बार बार कहता हूं ये नियो बीजेपी है, उसको अपना ग्राउंड बड़ा करना है, उसका फोकस बहुत क्लियर है। मैंने इसीलिए 370 और राम मंदिर पे किसी से बात वो हुई? पहले हाशिए पर बैक बर्नर पर होते थे, रामविलास पासवान ही एतराज किया करते थे, नीतीश कुमार एतराज करते थे, अब खुले में हाँ, ठोक करके हम पास समर्थन करेंगे। किया ना, समर्थन किया ना। हाँ। एक तरीके से आप अगर देखेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब सेंटर में कोई ऐसी बड़ी पार्टी होगी जिसका फैलाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो रीजनल पार्टियां, रीजनल क्षेत्र वो कमजोर होते हैं। बिहार में एनडीए बना रहेगा, लाख टके का सवाल। मैंने इसलिए 15-20 सीटें दी मुझे चिराग पासवान को, तो ये बने रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं हाँ। कि एनडीए इंटैक्ट होगा। अकाली दल का बाहर जाना इनके लिए थोड़े स्कोप और पैदा करता है। अच्छा, इनके लिए हाँ, इनके लिए संजीवनी अच्छा, साबित हो सकती। इनके लिए अच्छा होगा। अकाली दल बाहर चला गया, इनको किसी तरीके से रोकने की कोशिश पर ये होगी। चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद फिर रस्सा किसी इसीलिए इनको NDA में- रखा जाएगा। इसीलिए रखा जाएगा इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि इसीलिए रखा जाएगा एक सेकंड। क्योंकि ये बीजेपी के नेचुरल सहयोगी की बफर तरह काम आपने करेंगे। एक बार शब्द मैंने इस्तेमाल बफर किया। शब्द का इस्तेमाल किया और लगातार कर रहा हूं कि बीजेपी इनको बफर की तरह रखना चाहेगी, जिस एक जमाने में जेडीयू ने कांग्रेस को रखा था, जैसे 2015 सुकेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो बड़ा दल है, राहत की सांस नहीं ली आपने। एक सेकंड, नहीं सुनो तो सही ना, राहत के साथ बड़ा दल जो है वो बड़ा दल का तो अधिकार है ना कि भाई वो उतनी बड़ी थाली मांगेगा, और जो छोटा दल है उसका अधिकार ये है या उसको छोटी थाली मिलनी चाहिए। अगर वो कहेगा नहीं मैं तो बड़ी में खाऊंगा तो कैसे गठबंधन चलेगा? तो इसीलिए मैंने कहा लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज में रहना है। और जहां तक सवाल है इस सरकार का, माफ करना, SC ST का मामला आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया, हमने कन्विंस किया, हमने निवेदन किया, बाकायदा मैं गवर्नमेंट सरकार ने। टाइमलाइन के साथ बताऊं, तारीखें याद है मुझे पूरी की नहीं पूरी। तो बात तो हुई ना, चीजें कितना टाइम लगा उसमें? टाइम तो देखो वो अलग चीज है, लेकिन हमारी बात सुनिए। दो इंटरजेक्शंस आ रही हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, उसके बाद आरपी सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह। संदीप जी, आप जो बहस कर रहे हैं बिहार के ऊपर, इस हिंदुस्तान के राजनीति में दो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो मौसम वैज्ञानिक जाने जाते हैं, वो दोनों बिहार से हैं, पासवान जी और नीतीश कुमार जी। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि कितने बार ये पाला बदल चुके हैं और कब बदलेंगे, इनको भी अभी ठीक नहीं पता होगा। चुनाव शुरू होने से लेकर के टिकट बटने से लेकर काउंटिंग तक देखते जाइए वहां क्या क्या होगा, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा वहां बड़ी जबरदस्त है। तो वहां पे अभी बहुत चीज दोहराई जाएंगी, बहुत चीजें होंगी। हाँ, उसी नीतीश कुमार के साथ 2015 में आप भी थे गठबंधन में। हम हाँ थे, इसी तो मैं कह रहा हूँ, आप ही तो बफर थे। आपको 42 सीटें नीतीश कुमार ने दिलवाई थी, आरजेडी ने नहीं। जनाब सुनिए, हाँ, जिसने भी दिलवाई ये कैसे कर सकते हैं? उन्होंने दिलवाई थे, क्या हमारा कोई सहयोग योगदान नहीं था क्या उनको उतनी सीटें जिताने में? ये आप कैसे कर सकते हैं? ये तो मेरा बड़ा दिल था कि हम इतनी सीटों पे मारे, लेकिन जिसके साथ जीत किया उसे पर्ची मारे ना, जरूरत क्या थी? तो कब पर्ची मारेंगे, क्यों पर्ची मारेंगे, ये देखते चलिए। दूसरी बात, जो पहले परिप्रेक्ष्य में, पहले पार्ट में आपने शुरू किया था, ये देश मोदी जी किस दिशा में ले जा रहे हैं? मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 6 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। आप देखिए, बैंक गरीबों तक पहुंचे, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, अब बैंक गरीबों तक पहुंचा। अब क्या कर रहा है मोदी जी आने के बाद? बैंकों को पहले खत्म किया। अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी राजनीति मैं ये सारे मुद्दे करता हूँ, पूरे तफसील से बात करता हूँ, 1 मिनट में पूरी बात नहीं हो पाती। अरे नहीं, हाँ रुकिए, हो जाएगी बात। ये इसलिए
क्योंकि ये बोझ ढो पाना किसी अलायंस के बस का नहीं है। ये दाग है। आप बैंकों का जिस तरह से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी खत्म की, गरीबों को खेत का मालिक बनाया जो मजदूर थे। अभी आज हम पॉलिटिकल ऊंट क्या करवट बदल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आरपी सिंह स्क्रीन पर, एक मिनट। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए आपको मालूम है रोजगार, किसानी, सब चीजों पर मैं तफसील से चर्चा करता हूं, बहस भी नहीं करता। आरपी सिंह, अब बीजेपी ने मन बना लिया है, जो सुकेश कह रहे हैं, अब यू आर राइडिंग अ विनिंग हॉर्स, तो अभी लोगों की जरूरत नहीं है, जो चले हमारी शर्तों पर चलेगा, नहीं चलना है तो भैया अपने घर में बैठो। बीजेपी ने यह मन बना लिया। संदीप, मैं एक छोटी सी टिप्पणी जो अखिलेश जी करे उस पर करके मैं आपको हाँ प्लीज करिए। वो बैंकों की, बिल्कुल, वो बैंकों की बात करे थे। आज तक कोई गरीब आदमी बैंक की ड्योढ़ी पे नहीं चल पाता था। ये प्रधानमंत्री मोदी है जिसने 30 करोड़ लोगों का बैंक खाते खुलवा दिए, उनको बैंक में आने की छूट दे दी और उनको बैंक की सुविधा दिलानी शुरू कर दी। आप बैंकों की बात मत करिए। और जहां तक गठबंधन की, आप बिहार की बात कर रहे थे, गठबंधन रहेगा, ठीक रहेगा और सबके साथ रहेगा। और हम नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाते से उनको हराकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम वहां चुनाव लड़ेंगे। एक बात बस स्पष्ट समझ लीजिए। सम्मानजनक सीटें दिलवाएंगे ना एलजेपी को। सम्मान अपमान की बातें कर रहे हैं यहाँ पर एक बात पे। वो सम्मानजनक, वो आपसे आकर प्रश्न करेंगे, जहां आपके कान में आकर कहेंगे तब आप कह दीजिएगा। आज अभी आपके सामने तो लोग दोनों कह रहे हैं, आप उनकी बात मानिए। आप अपनी बात पे मत जाइए, वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानिए। जब नहीं होगी तो आप कहिएगा जो कह रहा होगा। पर तो अगली जो बात मैं कह रहा हूँ, इस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही, वो गठों की बात कर रही है। आप नेताओं के नाम गिन लीजिए ना। मुझे एस.एम. कृष्णा से लेकर, जयंती नटराजन से लेकर, जे.के. वासन से लेकर, चौधरी इंदर सिंह से लेकर, एनटी गौरी, एक लंबी सूची दोस्तों, विजय बाबूना, नारायण राणे, एक लंबी सूची है। वो अपनी पार्टी में अपने नेताओं के संभाल पर गठों की बात करने चल रहे हैं। ठीक बात है। अखिलेश प्रताप सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। वो अभी आज आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, बीजेपी पर चुटकी ले रहे हैं कि एनडीए बिखर रहा है, कांग्रेस बिखर रही है यहाँ तो। हाँ, अभी सचिन पायलट के साथ क्या किया, एक एक करके। अब अखिलेश प्रताप सिंह, हाँ जरा देखिए, कांग्रेस कभी नहीं बिखरी है। आना जाना कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी आना जाना लगा रहता है। तो वो तो एनडीए वाले भी कहेंगे आना जाना लगा रहता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ हिटलरशाही नहीं है, हमारे यहाँ जो है बता दिया था सचिन पायलट ने आपको, जो है सचिन पायलट ने बता दिया ना आपको। एक करके आरपी सिंह, एक मिनट रुकिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए जनाब, हमारे यहाँ पितापुल अडवाणी जी का पैर छू करके उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है वो नहीं है। हमारे यहाँ जोशी जी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, किया जाता न सिन्हा जी जैसा, न सोहरी जी जैसा, न उमा भारती जैसा। याद करिए, चिल्पो नहीं, एक मिनट। दोनों से गुजारिश है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, हम चिल्पो नहीं करते हैं, पर इसमें सुकेश और बाकी फिर घटकों से आखिरी सवाल लूंगा। ये जो एनडीए बनाम यूपीए की राजनीति में कह रहा हूं, वो युग का अंत है क्या? और जैसे शिरोमणि अकाली दल है, वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएगी। कहा जाता था शिवसेना भी कांग्रेस के साथ या कांग्रेस शिवसेना के साथ नहीं जाएगी। वो गए हैं, लेकिन अभी भी वो कोई बहुत ही कंफर्टेबल नेचुरल अलायंस नहीं है। तो ये तीसरे मोर्चे की जो बड़ी बातें होती थी, एक तीसरे मोर्चे की वानगी भी इसमें दिख रही है क्या? जो लोग, जो घटक जो एनडीए के साथ थे वो छिटक रहे हैं, या जो कांग्रेस में भी फ्यूचर या भविष्य नहीं देख रहे हैं उसकी वानगी भी होते दिख रही है, या दूर की कौड़ी? ये कई बार बातें होती हैं, 10-5 साल पहले भी बात शुरू हुई थी। देखिए, कुछ गठबंधन तो वो मैंने कहा कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, महाराष्ट्र वाली कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। तीसरा मोर्चा तब तक नहीं बन सकता जब तक एक दल, दूसरा ध्रुव जो है वो स्ट्रांग ना हो। वो कांग्रेस आज की तारीख में नहीं है। बीजेपी को मालूम है कि अकाली दल कांग्रेस के साथ तो नहीं जा सकती। शिवसेना नेचुरल एलाई कांग्रेस की जैसे नहीं बीजेडी भी है, वो पालनहार है, सेल थ्रू करा देता है। बहुत सारी पार्टी बेल आउट कर ले उसको, हाँ, मतलब ये तैयार बैठे हैं कि कोई एक मोर्चा आ जाए। ऐसा लगता है आपको? नहीं, मोर्चा
मुझे लगता नहीं है निकट भविष्य में ऐसा कोई मोर्चा बनने वाला है। और बीजेपी इस बीच में, बीजेपी मैं 3 स्टेट का सिर्फ एग्जांपल दे दूं कि कैसे बीजेपी लेसर पार्टनर से एक प्रोमिनेंट पार्टनर के तौर पे आ गई। 30 सेकंड। हाँ। महाराष्ट्र, पहले शिवसेना बड़ी पार्टनर थी, आज की तारीख में बीजेपी बड़ी पार्टनर है। चले जाइए हरियाणा, आज बीजेपी बड़ी पार्टनर है। जिनके साथ वो थे वो छोटी पार्टियां हैं। INLB खत्म हो गई, उसकी शक्ल ले लीजिए। आप चले जाइए पंजाब, लेसर पार्टनर थे, अब वो वहां पे दे आर आइंग कि हम बड़े पार्टनर हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे, लेकिन दे आर ट्राइंग। नॉर्थ ईस्ट में पूरा पैर पसार लिया उन्होंने। तो बीजेपी धीरे धीरे पैन इंडिया पार्टी के तौर पे उभर गई है। उन्हें लगता है कि कोई एक मजबूत दल उनके साथ सामने खड़ा हो जिसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियस बन सके, वैसी कांग्रेस है नहीं। और इसका फायदा, इसका पॉलिटिकल फायदा वो उठा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी उठाती रहेगी। तो ये सियासी समीकरण बड़े रोचक, बड़े दिलचस्प बन रहे हैं। और बिहार इज द की। बिहार के नतीजे कैसे आते हैं, पहले सीट का बंटवारा क्या होता है, फिर नतीजे कैसे आते हैं, और नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएंगे क्या, या बीजेपी से ज्यादा सीट लेंगे क्या, और कम लेते हैं तब भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो ये समीकरण कुछ और भी ट्विस्ट लेंगे। तो दिलचस्प राजनीति का भी दौर आने वाला है, इसलिए आज आपके सामने ये घंटे भर की चर्चा पेश की। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।